नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बीपीएससी सीरीज़ में, जिसमें हम बिहार विशेष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का 8वां लेक्चर है। पिछले 7 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास के तीनों पार्ट कर चुके हैं, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया, फिर हम लोगों ने भूगोल कर लिया, जिसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। हम लोगों ने करंट अफेयर भी कर लिया, एडिटोरियल करंट अफेयर का ईयरली। तो अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाइए आप लोग चेक कीजिए उसको। अगर आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक बहुत आसानी से पहुँच जाए और आप लोग नए वीडियो से अवगत हो सके। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तथा जिन्हें इस वीडियो से लाभ पहुँच सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे देखिए, ताकि जब भी आप पढ़ने का मन हो तो आप इसे रिवाइज़ कर सकें आसानी से। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकेगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार हो सकेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे, जिसमें 122वां प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए अब 123वां प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले बस मेरा यही अनुरोध रहेगा आपसे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से हो सके। चलिए आइए हम शुरू करते हैं 123वां प्रश्न से। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे माना जाता है? तो यह है नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे माना जाता है? तो यह पीवी नरसिम्हा राव। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी निवेश सम्मिलित नहीं है। बाकी आय शुल्क में कमी सम्मिलित है। आय लाइसेंसिंग का अनुमोदन सम्मिलित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह यह भी सम्मिलित है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो यह नहीं लिया गया है शिशु मृत्यु दर को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो यह शिशु मृत्यु दर को। बाकी अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी को लिया गया है। साक्षरता दर को लिया गया, जन पर जीवन प्रत्याशा को लिया गया है। आज अगला प्रश्न, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो यह नहीं आता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। बाकी सड़कें, रेलवे और ऊर्जा आती है। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? तो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। भारतीय सामाजिक अधिसंरचना के में किसे शामिल नहीं किया गया? तो नहीं किया गया है तार संचार या दूरसंचार को। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो तार संचार या दूरसंचार को। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि मेक इन इंडिया में बहुत सारे उद्देश्य दिए गए हैं, तो इसका विवरण में पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं 130वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करने प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह प्रस्तावित किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करने प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी उपयुक्त सभी के मतलब वृद्ध व्यवस्था, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के द्वारा। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा विधवा व्यवस्था, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो इसमें पोषण। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो पोषण अवयव नहीं है। बाकी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सड़क है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उनकी सफलता मिलती है जितनी आशा की जाती है। बिल्कुल सही है। केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सत्य परंतु आर असत्य है। फिर से देखते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिलती है जितनी आशा की जाती है।
बिल्कुल सही। केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहता है, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो यह लागू किया गया ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए फिर से देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को द्वितीय चरण के किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो ये ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे देख लीजिए। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण इनका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1953 में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त प्रति माह होती है। कितनी पेंशन प्रति माह होती है? तो यह 3000 रुपये प्रति माह होती है। फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन खाली स्थान प्रति माह प्राप्त होती है। तो कितनी? 3000 रुपये। यह डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह विवरण है, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं मनरेगा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो यह जाएगा, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होना। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। बेकार मतलब कृषि में। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कहाँ? कृषि क्षेत्र में। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। तो यह किया गया किसानों को मानक ऋण का। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं किया है किसानों को मानक ऋण का। बाकी बिचौलियों की समाप्ति की गई है, भूजोतों का एकीकरण किया गया और सहकारी कृषि की गई है। आइए अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो यह बीजों की उच्च पैदावार पर निर्भर करती है। ये देखिए 4 अवयव हैं हरित क्रांति के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो यह हुआ जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग प्रभावित हुआ। भारत में किस उद्योग को सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यह है कपड़ा उद्योग में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है तो कौन सा? कपास। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है कौन सा? कपास। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। मोडवर्ट जो अप्रैल 2021 में कार्यान्वित हुआ प्रतिस्थापित किया गया, कहाँ किया गया? तो यह इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ, आप लोग इसे आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं, मोडवर्ट जो अप्रैल 2021 में कार्यान्वित हुआ प्रतिस्थापित करता है, क्या करता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है भारहास मूलक पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है भारहास मूलक। निर्देश निम्नलिखित कथनों पर माना कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कथन, गत सदी के 80 के दशक तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग में मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर संरचनात्मक संस्थागत स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। यह बिल्कुल सही है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आइए फिर से देखते हैं, गत सदी के 80 के दशक तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। यह बिल्कुल सही है। फिर इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई, यह बिल्कुल गलत है। यह इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में कोर उद्योग क्या है? तो यह है उपयुक्त सभी, मतलब विद्युत है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो विद्युत है, पेट्रोलियम पदार्थ है और कोयला है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्योगों में शामिल नहीं था? तो यह था भारत को शिक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन था? भारत को शिक्षित करना। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो यह था 2017 में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? तो 2017 में यह मिला दिया गया था। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है बिक्री कर। भारत के राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? तो बिक्री कर है। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह था विकास में। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ था? तो विकास में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो यह है भूमि राजस्व। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व नहीं है। कौन सा ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह है केंद्रीय उत्पादक शुल्क, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कौन सा ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह केंद्रीय उत्पादक शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो यह है बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। निम्न से कौन दो परोक्ष कर है? तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। निम्न प्रत्यक्ष करों में से वे किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो यह है निगम कर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से राज्य सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर है। भारत में वित्त वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह गलत है क्योंकि यह संवैधानिक निकाय है। फिर देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 2080 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार होती है, यह बिल्कुल सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह गलत है। फिर से पढ़ते हैं, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय, यह गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, यह बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, यह बिल्कुल सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो हो जाएगा ब्याज दर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर नहीं है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है डॉक्टर सी रंगराजन। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन उद्योग शुल्क शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है कितना? तो 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व करों में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना? तो 42% है। बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपायों को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो यह है क्रेडिट कार्ड। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो यह है क्रेडिट कार्ड। 168वां प्रश्न, 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 12% प्रतिवर्ष कर दिया था। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर 12% प्रतिवर्ष कर दिया था। 169वां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर कितना है? तो 9% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर कितना है? तो 9% है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह मुद्रा का मात्रा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा का मात्रा नहीं है। बाकी मूल्य स्थिरीकरण है, बचत दर है, वह संसाधनों का उपयोग है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? तो निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम उदाहरण किसका? निवेश बैंक का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका? तो सहकारी उधार ढांचा का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुद्रा छापा जाता है, कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में।
भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना है। खाली स्थान की सिफारिशों पर बैंक की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है किस पे? तो नरसिम्हम कमेटी पे। खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है, तो यह नरसिम्हम कमेटी पे है। यह विवरण है, आप चाहे तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नरसिम्हम कमेटी के बारे में। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी का पर्याप्त मानक है कौन सा? 8%। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी का पर्याप्त मानक है कितना? 8%। केंद्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीणों बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है कहाँ? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है कहाँ? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नाबार्ड उधार देता है किसे? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड उधार देता है किसे? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। आइए अगला प्रश्न। भारत में कृषि पुनरावृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में कृषि पुनरावृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी का आशय उन मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स को साथ आया है, बिल्कुल सही। फिर अगला देखते हैं। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, बिल्कुल गलत है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित, यह बिल्कुल सही है। BNI में 6 आयाम होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। फिर से देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, यह बिल्कुल सही है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया, यह बिल्कुल गलत है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित, यह बिल्कुल सही है। BNI में 6 आयाम है, यह बिल्कुल गलत है। आइए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो ये घटा प्रथम योजना के दौरान। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना या काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो यह है प्रथम योजना। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो इनमें स्रोत नहीं है नाबार्ड। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है। बाकी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो यह ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है किस पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है किस पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। हाल ही में डीजल की कीमत बढ़ाई गई, क्यों? तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछले सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। हाल ही में डीजल की कीमत बढ़ाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारित हेतु, जो कि पिछले सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, किससे? तो एक्सिम बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो एक्सिम बैंक के द्वारा। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह की गई थी छठी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह छठी थी। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? तो यह शामिल नहीं किया गया 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति।
मिलेनियम विकास दर में किसे शामिल नहीं किया गया, तो यह 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को शामिल नहीं किया गया है। बाकी निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना शामिल किया गया है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति को शामिल किया गया है। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा यह शामिल किया गया है। ये देखिए कितना सारा उद्देश्य शामिल किया गया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर भारतीय रुपये की विनियमन दर निर्धारित होती है किस पे, तो उपयुक्त में से किसी नहीं। मतलब भारतीय रुपये का विनियमन दर निर्धारित होती है किस पे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका अलग ही नियमन दर है, तो आप इसे बॉक्स में पढ़ सकते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। आइए 195 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा साउथ एशिया प्रोफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ कब हुआ, तो 7 दिसंबर 1995 को। दक्षिण एशिया प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ कहा, तो 7 दिसंबर 1995 को। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य 7 देश है, जो नीचे दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप लोग नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं। इसमें ए और बी दोनों सही है, मतलब चीन और म्यांमार दोनों नहीं है सदस्य सार्क देश का। चलिए फिर से देखते हैं निम्नलिखित देशों में कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो अफगानिस्तान नहीं है, बाकी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान है। कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो अफगानिस्तान नहीं है। भारत के उद्यमित निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। इसमें सही कथन खोजने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेंगे। मैं इसका 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पश्चिमी यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात का 53% तथा आयात का 40% हिस्सा रखते हैं। लैटिन अमेरिका, उप सहकारी अफ्रीकी तथा मध्य पूर्वी के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभावित बाजार प्रस्तुत करते हैं। विश्व निर्यात में भारत का भागीदारी 2% से कुछ अधिक है, तो इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं 1-2 सेकंड के लिए रोकता हूँ यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 199 नंबर प्रश्न। वर्ष 2001, 2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत में कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भारत का कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा, यह गलत है। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा, यह बिल्कुल सही है। भारत में कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा, यह गलत है। भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 और 4। वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत में कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत में कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा, यह गलत है। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा, यह बिल्कुल सही है। भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा, यह गलत है। भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा, यह बिल्कुल सही है। आइए 200 नंबर प्रश्न। वर्ष 2019-2020 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2019-2020 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा, तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2017 में मांस एवं मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी कितनी, तो 3%। वर्ष 2017 में मांस एवं मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्से थी कितनी, तो यह थी 6%, सॉरी 3% थी, डी ऑप्शन। भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्वी घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा, तो यह लाभान्वित होगा निर्यात क्षेत्र।
भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो यह होगा निर्यात क्षेत्र। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है कौन सा? तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। 294वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा संरक्षित भंडार में है कितना? तो 28,55,888 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्ररक्षित भंडार में है कितना? तो 28,55,882 करोड़ रुपए। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है ABD। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है ABD। यह ABD है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए 296वां प्रश्न देखते हैं। WTO अस्तित्व एग्जिस्टेंस में आया कब? तो यह आया जनवरी 1995 में। WTO अस्तित्व में आया कब? तो जनवरी 1995 में। वित्त वर्ष में भारतीय रुपये के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया कब? तो 1991 में। किस वर्ष में भारतीय रुपये के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में किया गया। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बायलैटरल फॉरेन एड आती है? तो आती है जापान से। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बायलैटरल फॉरेन एड आती है? तो यह जापान से आती है। अर्थव्यवस्था में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। अर्थव्यवस्था में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था कब? तो जुलाई 1991 में। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था कब? जुलाई 1991 में। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है कौन? तो यह है USA। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो यह USA है। आइए अगला प्रश्न 212 नंबर देखते हैं। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो यह हैं 7। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने? तो यह 7 हैं। निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाता है? तो यह खाता है सी ऑप्शन केवल एक से, मतलब इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाता? तो इसका अभिप्राय भारत मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन। आइए अगला प्रश्न। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो यह D चतुर्थ 1966 से लेकर 1971 वाली। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ अवधि 1966 से लेकर 1971 तक, क्योंकि इस समय योजना अवकाश की अवधि चल रही थी। योजना आयोग है एक परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग है एक क्या? परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का रूप क्या है? तो यह है परामर्शदात्री संस्था के रूप में। योजना आयोग का रूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग है एक क्या? गैर संवैधानिक निकाय। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसे? तो रोजगार बढ़ाने को। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसे? रोजगार बढ़ाने को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद है। पंचवर्षीय योजना को मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कौन सी? तो 1992 से लेकर 1997। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी? तो 1992 से लेकर 1997 तक। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6% तक। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6% तक। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था क्या? तो यह 1966 से लेकर 1977 तक। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था कब से? तो 1966 से लेकर 1977 तक। 227वां प्रश्न। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी
तो यह 1997 से लेकर 2002 तक। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कौन सी, तो 1997 से लेकर 2002 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अवकाशीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है कितना, तो यह स्टार मार्क किया हुआ है इसमें, तो इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है कितना, तो आंसर में स्टार मार्क दिया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से पढ़ सकते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो यह होता है जिला नियोजन पदाधिकारी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका, तो संवर्धित सूची का। आर्थिक नियोजन विषय है किसका, तो संवर्धित सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो यह तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। 10वीं योजना की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है वर्ष 2002 ईस्वी से लेकर वर्ष 2007 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2002 ईस्वी से लेकर 2007 ईस्वी तक। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो यह सन 1991। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो यह सन 1991 है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। 234वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, तो यह 1921। भारत में जनसंख्या अध्ययन का कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, तो वर्ष 1921। भारत में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो यह पाती है 94%। भारत में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो यह है 94%। वर्ष 2000 से लेकर 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे था, तो यह था उड़ीसा राज्य। वर्ष 2000 से लेकर 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से नीचे था, तो यह उड़ीसा राज्य था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो यह है संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना, संपूर्ण भूमि का 33%। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे, यह जाने जाते चिपको आंदोलन के लिए। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे, यह जाने जाते चिपको आंदोलन के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था स्थित है कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था स्थित है कहाँ, तो नागपुर में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो यह है कलकत्ता। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा, तो कलकत्ता है। अब यह मुंबई होगी 2011 की जनगणना के अनुसार, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसे आराम से लिख भी सकते हैं। भारत में शहरी अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के खाली प्रतिशत बराबर है, तो यह है 25.72%। भारत में शहरी या अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के खाली स्थान प्रतिशत के बराबर है, तो यह 25.72% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 31.1% हो गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो यह सी ऑप्शन 84.4 करोड़। यह काफ़ी पुराना प्रश्न है, इसमें 1991 की जनगणना पूछी हुई है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब 2011 की जनगणना आ चुकी है, अब 2021 की जनगणना आएगी कुछ ही दिनों में। तो आइए 2011 की जनगणना के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 121,85,181,08,54,977। 244वां प्रश्न, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो वृद्धि दर कितनी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 10 की वृद्धि दर 17.7% थी। फिर से देखते हैं प्रश्न, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगी, क्योंकि यह 17.7% है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो कमी का रुख दिखाती है। तो नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका विवरण है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक
आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन सा? तो चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह चीन है। दिसंबर 2018 के तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। जननांकीय डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है कौन सा? तो प्रति हजार पुरुष के साथ महिलाओं का अनुपात। जननांकीय डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है क्या? तो प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो यह पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो यह पश्चिम बंगाल में। यह ऑप्शन 2001 की जनगणना के अनुसार था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार हो गया है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है, तो यह जन्म दर कितना है? 30.0% 0 प्रति हजार। 2091 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितना है? तो 30.0 प्रति हजार। 253वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो यह है जैन धर्म में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो यह है जैन धर्म। 254वां प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो यह है बिहार की। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो यह है बिहार में। 255वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम। तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का यह अध्याय खत्म होता है। अब शुरू होगा सामान्य विज्ञान, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग को बस इसे बार बार देखते रहना है ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आप लोग के जान पहचान या परिचय में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो BPSC की तैयारी कर रहे होंगे या इस तरह के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और आप लोग बस एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी है तो आप लोग इस वीडियो को जितना बार देखेंगे उतना अच्छे से आपके रिवाइज़ कर पाएंगे। और इससे पहले हम लोगों ने भारतीय इतिहास के 3 अध्याय कर चुके हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास था। फिर हम लोगों ने राज्य व्यवस्था कर लिया, फिर हम लोगों ने भूगोल कर लिया जिसमें विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल दोनों था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग जाइए उसे देखिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों ने करंट अफेयर का भी सीरीज़ कर लिया, तो अगर करंट अफेयर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग करंट अफेयर की सीरीज़ भी आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे। धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो सके। और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोगों को तो इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।